भई एक प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की। तो मेरे लिए जो कमेंट्स आते हैं उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी की भी हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि परिवार के लोग, माता-पिता, सबसे ज़्यादा माता-पिता ही, और उसके बाद और भी रिश्तेदार वग़ैरह कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं आपको, आपकी कमियाँ निकालते रहते हैं। जैसे परीक्षा में ज़्यादा नंबर नहीं आए, अ, या रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया इत्यादि। किसी जॉब में नहीं निकले, इंटरव्यू में नहीं निकले। और उससे जो तब अंदर दुःख होता है, और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लगातार ऐसा माहौल मिले तो क्या करें? तो वही मेरी अप्रोच तो ये रहती थी कि वहाँ रहो ही मत। लेकिन बहुत बार ये इसका विकल्प नहीं होता। आप कहीं जा भी नहीं सकते। तब क्या करें? तो जो असली रास्ता है वो तो यार ये है कि अपनी शक्ति बढ़ाओ। अब मुझे तो कोई ये बात बताने वाला था नहीं, मुझे तो बहुत बाद में पता चला। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हो। आज ही एक कमेंट आया कि बताओ मेरी गलती क्या है? मैं पूरी मेहनत करती हूँ, और अब जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, परिवार वालों की, अब उतने नंबर नहीं आते, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं गलत हूँ? तो भई आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, और आप बिल्कुल भी सही हों तब भी किसी न किसी बहाने से, चलो नंबर नहीं तो तब कोई और विषय होगा। जो बोलने वाले हैं उनकी आदत होती है बोलने की। अलग-अलग तरह के लोग होते हैं ना, कुछ तो एप्रिशिएट करते हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है, कि वही तो करना चाहिए, भई आपका इवोल्यूशन कैसे होगा? तो वो दिशा दिखानी चाहिए जहाँ आप कुछ काम कर सकें, आपके अंदर जो शक्ति है। अब जो आपके अंदर गड़बड़ है, वो कोई बताता रहे, तो उससे तो डिप्रेस हो जाता है ना आदमी कि यार मैं तो फिर कुछ भी नहीं हूँ, जो विश्वास कर ले। तो क्या करना पड़ेगा? तो असली रास्ता तो यही है भई, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। इतना शक्तिशाली बनाओ कि आप झेल लो ये सब तूफ़ान। कोई कुछ भी बोले, आप बस उसको सुनो और बहुत जल्दी उसको एक तरफ कर दो। उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। ध्यान का बहुत अभ्यास अगर आप करोगे, क्षमा भाव की प्रैक्टिस करोगे बार, ये याद रखोगे कि भई ये सारी आत्माएँ अपनी-अपनी जर्नी पे हैं। ये तो बाय चांस हैं, माँ और पिताजी इसी जन्म के माँ-पिताजी हैं। पिछले जन्म में पता नहीं कौन थे, मेरे दुश्मन भी थे, रह सकते हैं। कुछ पता थोड़ी है। अ, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करो, आपकी नौकरी लग जाए, उनकी देखभाल करो, बुढ़ापे में उनको सहारा दो जितना हो सके। लेकिन साइकोलॉजिकली गुलाम मत बनो, किसी के भी। वो पेरेंट्स हों, वो पति हो, वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा हो, साइकोलॉजिकली किसी के गुलाम मत बनो। साइकोलॉजिकली का मतलब समझ रहे हो ना? आपकी जो सोच है, आप अपने बारे में जो सोचते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए हर समय कि ये लोग कुछ भी बोलें, इसका कोई संबंध नहीं है मेरी यात्रा से, मेरी शक्ति से, मेरे सपनों से। तो अब मुझे तो ये भई पता नहीं था, और ना ध्यान का पता था। दिशा यही थी अध्यात्म की, लेकिन वो भी मुझे नहीं था पता कि ये दिशा है। तो क्योंकि दिशा ये थी इसलिए ये अच्छा लगता ही नहीं था, ये नौकरी वगैरह। तो
तो एक बार क्या हुआ, एक दोस्त थे मेरे और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था। मैं उसमें इंग्लिश पढ़ाता था। ये उसका नाम रखा था एडवांस्ड इंग्लिश कोचिंग सेंटर। तो उसमें एमए के ही विद्यार्थी ज़्यादा आए, तो एमए वालों को ही मैंने पढ़ाया पहले साल। और एक ग्रुप शाम को आता था, रात को एक्चुअली 8, साढ़े 8, 9 बजे उसमें आते थे। कोई बैंक मैनेजर है, कोई ये सब काम करने वाले लोग, बड़े-बड़े ऑफ़िसर, और वो इसलिए आते थे कि यार इंग्लिश बोलना सीखना है। और मैं भी उस समय स्ट्रगल कर ही रहा था, बोलने वाली इंग्लिश ज़रा वीक थी। तो मैंने कहा यार इनके साथ-साथ मेरी भी प्रैक्टिस होगी। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा यार मेरे से तो आपकी इंग्लिश अच्छी है। नहीं, नहीं, नहीं आनंद जी, कैसा है ना, आप समय दे रहे हो। और तो मेरे पास ये था एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का एक कोर्स मैंने खरीदा था। उसमें रिकॉर्ड्स होते थे वो गोल-गोल। तो रिकॉर्ड प्लेयर एक लिया मर्फी का, उस ज़माने में बहुत महँगा था। तो वो रिकॉर्ड सुनता था मैं। उसमें ये था कि पहली बार केवल सुनो, वो ब्रिटिश प्रोनंसिएशन था, कुछ समझ ही ना आए। पहला रिकॉर्ड मैंने लगाया, फेलिक्स कैट द टिपिकल रेज़िडेंट ऑफ, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ ना आए। पर तब किताब भी थी, फिर इंस्ट्रक्शन थी, पहली बार सुनो, दूसरी बार अब किताब में भी देखो। किताब अब पढ़ना तो अच्छी तरह आता था मुझे। अरे मैंने कहा अच्छा ये बोल रहा है। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता था, धीरे-धीरे मेरा उच्चारण काफ़ी अच्छा हो गया था। और ये बात हरियाणा की है, तो हरियाणा के लोगों का बड़े-बड़े ऑफ़िसर भी थे, लेकिन उच्चारण ज़रा गड़बड़ था। ख़ैर, तो एक मेरे दोस्त थे और वो बैंक मैनेजर थे। और उस ज़माने में ये नेशनलाइज़ शायद नहीं हुए थे। कुछ-कुछ बैंक प्राइवेट थे ना उस ज़माने में। तो प्राइवेट बैंक में मैनेजर की काफ़ी चलती होगी। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार बोल दिया था कि ये वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर की। काफ़ी बड़ी पोस्ट, काफ़ी ज़्यादा सैलरी भी थी, और आप वो डॉक्यूमेंट्स भेज दो अपने। अब मुझे तो वो करनी नहीं थी नौकरी कोई भी, और बैंक की तो मैं वहाँ बैठे रहो सारा दिन हिसाब-किताब करते रहो, वो तो मैं नहीं करूँगा। पर उसको मैंने कुछ बोला नहीं। एक दिन उसने किसी लड़के को भेज दिया। उस लड़के को मैं भी जानता था, शायद उनके ऑफ़िस में काम करता था, कि अभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ। तो आ गया कि वो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स लेके आ। मैंने कहा यार मैंने डॉक्यूमेंट्स देने होते तो कब से मेरे पीछे पड़ा है, तो मैं तो दे चुका होता। तो मैं नहीं चाहता अप्लाई करना। वो चला गया। अब वो काफ़ी गुस्सेबाज आदमी था मैनेजर। उसने कहा कारण बताओ, फिर जा, उसको बोल कारण क्या है। तो फिर आ गया मेरे पास, कि वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए कि मैं कब से कि मतलब ये, क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक कि मेरे हाथ में है सिलेक्शन करना, और मैं चाहता हूँ कि तू ही आए, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है, और तू कुछ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मेरी बात का। कारण बताओ। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। अरे मैंने कहा पोल्ट्री फार्म भी देखा तूने, जहाँ वो मुर्गियाँ रहती हैं 1 क्यूबिक फुट पे। मुझे तो वैसे ही दिखते हैं ये लोग। वो जाली-जाली रहती है, उसके पीछे बैठे रहते हैं, सारा दिन क्या करते हैं? कोई क्रिएटिविटी तो है नहीं, ना संगीत है, अ, ना कोई आर्ट है, ना हिसाब-किताब करते रहते हैं। उसमें भी कोई नई गणित तो है नहीं कि वो कुछ सीखें नया, कुछ भी नहीं। करते इसलिए हैं कि तब पैसा मिलेगा, और पैसे से क्या करोगे? अब टाइम तो सारा वहाँ खर्च कर दिया तुमने। तो मैंने कहा ये तो बहुत भाई रद्दी काम है, इसको मैं क्यों करूँ जानबूझ के? और वो इतना नाराज़ हुआ, इतना नाराज़ हुआ। ख़ैर आके उसने मुझे बहुत ऊट-पटांग बोला, पर तो ये जो टेंडेंसी है ये तो मेरी पहले से थी, और आध्यात्मिक यात्रा थी, इसलिए मुझे नहीं पता था मेरी ये यात्रा है। लेकिन मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्यों मुझे उसमें पावर नज़र नहीं आ रही, ज़्यादा सैलरी में, किसी परमानेंट पोस्ट में, वगैरह वगैरह।
ये मुझे बहुत बाद में पता चला। अब चलो और लोग तो बोलते ही थे, जब मैं गाँव आता था ना, तो मेरा गाँव है मतलब ट्राइबल कम्युनिटी समझ लो। एक तरह से सब सबसे जुड़े हैं और सबको अधिकार होता है कुछ भी बोलने का आपके लिए। क्योंकि सब तो रिश्तेदार होते हैं गाँव में। तो एक भाई साहब थे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। और तो इससे पहले की एक घटना मैं बताता हूँ कि मैं कहीं जा रहा था, थोड़ा ट्रैकिंग कह लो। मतलब मैं मेरे भाई साहब कहीं रहते थे, तो मैंने कहा मैं घूम भी लूँगा, हाई एल्टीट्यूड कभी देखा नहीं। तो 7,000 फीट की ऊंचाई पे ये एल्पाइन जोन, जहाँ सब देवदार के वृक्ष, अति ठंडा, जून के महीने में वहाँ बर्फ़ दिख रही थी, कहीं कहीं गहरी जगहों में अभी जमी हुई। तो अब वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 2:30-3 बज गया कि अब तो बस नहीं आगे कि अभी मुझे 100 किलोमीटर और जाना था। तो वहाँ एक रिश्तेदार थे, अ, वो आ गए मेरे पास। कोई बात नहीं किया, मेरे साथ रहेगा। और तो वो आलू का कोई था, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसने बहुत सारे खेत लिए हुए थे, और वहाँ खच्चर वाले भी वहीं रहते थे। एक बड़ा हॉल था और उसमें ये भी थे, ये मेन साहब थे वहाँ के, आलू उलू का हिसाब रखने वाले। लेकिन जब हम लेट गए, उसके बाद शुरू हो गए, इनके 2-3 दोस्त और थे कि ये बहुत नालायक निकला, मेरे लिए बोलने लगे, इतना पैसा खर्च किया इस पे, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, पढ़ने में भी अच्छा था, नंबर भी बहुत अच्छे आए, और नौकरी नहीं करता, एक जगह रहता ही नहीं। अब उस समय तो मेरा अपने पे बैलेंस बहुत कम था, मुझे गुस्सा आ गया। बस मैंने लाइट जलाई और पैंट पूंट पहनने लगा। ये तो क्या कर रहा है, पेशाब जाना है बाहर, वहाँ बाथरूम तो थे नहीं। मैंने कहा पेशाब नहीं जाना, मैं यहाँ रहूँगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब एक कि 11 बजे रात के, और बाहर पता है कितनी ठंड है, मतलब लगभग 0 टेम्परेचर बाहर। मैंने कहा आपको इससे क्या लेने देना, ये मैं एक भी बात नहीं सुनता किसी की, जो आप बोल रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे कुछ भी बोलने का। आपने मुझे रोका इसलिए कि ये सब सुना सको फिर। नहीं यार कि तू नाराज हो गया, मैंने कहा ना। तो मैंने कुछ और भी कपड़े कुपड़े ठीक से, अपना बैग बुक, तब उसने बहुत प्यार से हाथ पकड़ा, नहीं यार ऐसा मत करके। अरे मैं तो यार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनों को बोलते नहीं है क्या, मेरा मतलब ये है कि अच्छा होता, आपकी जॉब होती। मैंने कहा आप गलत ढंग से बोला ना आपने। अच्छा नहीं बोलूँगा कि, मैं को कुछ नहीं बोलो, बस अब सो जाओ। तो खैर वहाँ तो चल गया, कई जगह ये नहीं चलता। तो गांव में मैं जब जाता था, तो ये जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भाई साहब थे, ये भी ऐसे ही बोलते थे। अब मैं साल में एक बार जाता था गांव कुछ दिनों के लिए। तो जब मैं 2-3 साल से बोल ही रहे थे, तब तक तीसरे साल तक थोड़ा थोड़ा मैं हैंडल करने लग गया था इन चीज़ों को। तो फिर बोले कहाँ है आनंद, उनको बड़ा रस भी आता था शायद मेरे लिए बोलने में। तो मैं बैठा था, आ गए, अच्छा आ गया, हाँ। तेरे साथ के बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, ये हो गया और वो हो गया, और तो ऐसा। मैं तो भाई साहब एक बात पूछूं आपको, कि पूछ, मुझे क्या पूछेगा। मैंने कहा मरना कब है, हैं? मैंने कहा मरना नहीं है आपको। यार ये क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, मैंने कहा कितनी कितनी उम्र हो गई। ये अभी उम्र तो हो गई 65-66। हाँ, तो मैंने कहा कितनी उम्र है आपके, मतलब आजकल कोई तो 70 में ही मर जाते हैं, चलो मान लीजिए कि 80। तो ये पूछ क्यों रहा है। मैंने कहा मैं ये बताना चाहता हूँ, आप
आपको पता है ना कि आपके धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं? क्यों पैदा हुए? इंसान क्यों आया इस जगत में कुछ ही दिनों के लिए? आपने जान लिया? जिस कारण से मैंने कहा धर्म को मानते हैं आप? यहाँ के धर्म को नहीं मानना। मैंने कहा क्या हैं आप हिंदू? अरे यार कि तो ये ऊट-पटांग बात। मैंने कहा हिंदू अगर आप हैं, तो आपकी स्क्रिप्चर में क्या लिखा है? कि भई स्वयं को जानने के लिए पैदा हुए हैं। मैं कौन हूँ? मेरे अंदर जो स्पार्क है, डिवाइन स्पार्क है, उससे संपर्क हो जाए। इसलिए आप इसके साथ और कर लो, नौकरी कर लो, ये कर लो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, जो भी करो संसार में, लेकिन ये याद रखो हर समय हर असली काम वही करना है। आपने किया? अब उनकी हालत खराब हो गई। यार कि किया तो कुछ नहीं, कि बस नौकरी की फ़ौज में। हाँ, मैंने कहा नौकरी मतलब रोटी ना। भई आप फ़ौज में थे, चाहे आप सड़क पे रोड़ी कूट रहे थे, पेट पालने के लिए कर रहे थे ना वो सब। तो वही किया आपने। तो वो तो सारे जानवर करते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, इसके अलावा और क्या किया आपने? तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ जानने की मैं कौन हूँ। मुझे रास्ता नहीं मिला, मुझे कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन मैं कम से कम कोशिश कर रहा हूँ। और आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप एप्रिशिएट करो, ये तो मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम मुझे जाने दो मेरे रास्ते पे। अच्छा यार कि फिर मिलेंगे। उसके बाद वो कभी मेरे पास टिकते नहीं थे। जैसे आ गए, नज़र पड़ गई, मैं बोलता नमस्कार। अच्छा, अच्छा, कितने दिन के लिए आया? 3 दिन के लिए। हाँ, यार मेरा बैल खो गया, उसको ढूँढने जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, मुझे मालूम है। तो इस तरीके से मैं बचता था। अब माँ का मुझे बुरा नहीं लगता था। माँ बोलती थी तो थोड़ा, माँ मतलब प्यार भी बहुत करती थी मुझे अंदर से। जैसे मैं अब ध्यान, जब तब तक ध्यान सीख गया था, तो मैं ऊपर, उसको पता था माँ को कि ये ऊपर बैठ जाता है। एक कमरा था थोड़ा अंदर सा, उसमें मैं बैठ जाता था, किसी की नज़र न पड़े। अब कोई आया मिलने, बहुत सारे मिलने आते थे गाँव के। कहाँ आनंद चाचा कहाँ हैं? गया होगा इधर कहीं घूमने गया होगा। माँ को पता होता था ये ध्यान में बैठा है, तो उनको वो मेरे पास नहीं आने देती थी। जबकि माँ को नहीं था विश्वास ध्यान पे। माँ बोलती थी ये ध्यान नहीं माननी कि ये पूजा कर, या तो मैंने कहा पूजा तो नहीं, मैं तो यही, लेकिन कि तू जो भी कर रहा है, मतलब बोलती नहीं थी लेकिन वो मदद करती थी इसमें। और तो यार ये तो, अब जब हमने स्कूल शुरू किया, इतना क्रिटिसिज्म, तब तक मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था। अब मुझे तो कोई डायरेक्टली बोले नहीं, लोगों को पता था ये खतरनाक आदमी है, ये कुछ भी बोल देगा। एक बार एक अकाउंटेंट थे, वो तो उनकी बच्ची भी थी हमारे स्कूल में उस समय, शुरू-शुरू में, 4th में। तो 4th में हमने ये फ्रैक्शन शुरू कर दिए थे, और वो मैं ही पढ़ाता था शुरुआत में प्रैक्टिकल से। और तो मेरे हाथ में A4 कागज़ थे। A4 कागज़ यूज़्ड, एक तरफ लिखा हुआ, उसको जला देते थे नीचे ऑफ़िस में। तो मैंने कहा यार जलाओ मत, इसकी एक साइड खाली है, बच्चे कुछ करेंगे, कला करेंगे इसमें, पेंटिंग जो भी है, ड्राइंग करेंगे। तो वो रखता था मेरे लिए, वो लेके मैं जा रहा था, लंच ब्रेक था, और वो मुझे जानते थे नहीं अकाउंट्स वाले। अचानक बोले, "आप हैं आनंद द्विवेदी?" मैंने कहा, "हाँ जी, हाँ।" "यार कुछ पढ़ाया भी करो, बच्चे तुम्हारे बाहर खेलते रहते हैं, पढ़ाई के समय।" मैंने कहा, "आपने देखा?" "हाँ, कि देखा तभी तो बोल रहा हूँ। वो जो जहाँ पे रोड़ी है, वो वहाँ पे थे सारे की रोड़ियाँ उठा रहे थे।" मैंने कहा, "आपने पता किया क्यों उठा रहे हैं?" अरे कि पता क्या करना है? क्लास तो नहीं हो सकती ना ऐसे। तो तब मैं नाटक करता था ज़रा। मैंने कहा, "एक बात बताओ, आप कक्षा 5 पास किया आपने?"
सारे हँसे, वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, लंच ब्रेक था। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मैंने कहा, ये A4 कागज़ है। तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, मैंने कहा ये पकड़ो, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ऐसे ही क्योंकि ये सब बराबर हैं A4 कागज़, तो ये 1 यूनिट है। और मैंने कहा मज़े की बात है, पूरी दुनिया में हर देश में इसका एग्ज़ैक्टली यही साइज़ होता है और यही नाम भी होता है A4, तो यूनिवर्सल यूनिट मान सकते हैं इसको। अब मैंने दूसरा कागज़ लिया, उसके 2 बराबर हिस्से किए और उसको 2 हिस्से कर दिए। मैंने कहा इसका नाम क्या है? थोड़ी देर तो चुप रहा। मैंने कहा 1/2, गणित में 1/2 बोलते हैं ना, तो मैंने वो उसको मैंने कहा अब ये पकड़, ये पूरा कागज़ तो रहने दे, ये पकड़ 1/2। एक और कागज़ के मैंने 3 बराबर हिस्से किए, एक हिस्सा पकड़ा और वो जो खड़े थे उनमें से, भाई साहब मैंने कहा थोड़ा इसको पकड़ना। मैंने कहा 1/2 है, 1/3 है, इनको जोड़ो तो, कॉपी में नहीं, ब्लैक बोर्ड पे नहीं, ऐसे ही 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6 कैसे होगा बताओ? अब उसका मुंह लाल होने लगा। नहीं नहीं आनंद जी, कि मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सवाल और कोई बात नहीं करेंगे, आप अकाउंट्स ऑफिसर हैं इतने बड़े, तो आपकी गणित तो बहुत तेज होनी चाहिए, ये बताओ आप पहले। अब वो समझ गए ये तो खतरनाक आदमी है, वो सबसे बड़े ऑफिसर थे, मेरा उनको पता नहीं था। मैंने कहा तो ऑफिसर है चाहे कितना भी बड़ा है, गड़बड़ बोलेगा तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बाद में तो कहने लगा आनंद जी ये तो कभी सिखाते ही नहीं ना कोई। मैंने कहा ये अपनी बेटी को पूछना घर में, वो सीख चुकी है, और ये असली गणित है। और जो आप बोल रहे हो कि रोड़ी के पास क्या कर रहे थे, तो ये गणित ही कर रहे थे। उसमें ये था जैसे 15 का 1/3, तो हमने 4 ग्रुप बनाए थे, हर एक ग्रुप को कुछ कुछ रोड़ियां दी कि भाई तुम उठाओ या हम दे देंगे। अब एक ग्रुप के पास मान लीजिए ये सवाल है, कॉपियां भी थी उनके पास, आपने नोटिस किया हो तो, 15 का 1/3, 1/3 ऑफ 15, तो 15 रोड़ियां थी। उससे पता करना है कि 1/3 कितना होगा, तो 3 ढेरियां बनाएंगे, एक ढेरी में आए 5, तो 15 का 1/3 हुआ 5। उसी तरह किसी को 20 दे दिया कि भाई बता इसका 1/5 कितना होगा, तो 20 की 5 ढेरियां बनाएंगे, एक में आएंगे 4, तो भाई 20 का 1/5 बराबर 4। मैंने कहा ये कर रहे थे वो, ये असली गणित है। रियल मैथ जो है वो कागज में नहीं होता, कागज में तो रिप्रेजेंटेशन है, कागज में आप जो भी लिखते हो वो असली गणित नहीं है, वो 3D गणित नहीं है। नहीं कि मुझे बात समझ आ गई। मैंने कहा इसके बाद कुछ भी बोलने से पहले एक बार स्कूल आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। अब ये तो हुआ मुझे, मुझे तब लोगों ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उन्हीं को पूछ देता था पढ़ाई लिखाई की कुछ। अब कोई MSc है, कोई BSc है, कोई कुछ BA है, और मैं यही छोटी छोटी चीज़ें पूछता था। इस प्रैक्टिकल मैंने कहा कागज पे नहीं, बोल ही नहीं पाते थे। तो लेकिन ज़्यादातर क्रिटिसिज्म होता था, वो टीचर्स को बोलते थे, तो टीचर्स को मैंने कहा यार अपने को स्ट्रांग बनाओ, एक तो मेरे पास रिपोर्ट मत लाओ कि जी उसने ये बोला, उसने ये, मान के चलो इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट अभी लोग नहीं करेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे, और उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी तरफ से ठीक बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं असली विद्या क्या होती है। तो तब तक मैं बहुत स्ट्रांग बन गया था, हालांकि यहाँ विरोध बहुत ज़्यादा था, बहुत प्रकार का, मतलब स्कूल की जो एग्जिस्टेंस है उसी को भी खतरा था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी हम कर क्या रहे हैं। तो एक ही तरीका है भाई, स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो, और आपकी असली यात्रा क्या है ज़िंदगी की। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बार बार बोलते हो कि ये जो आध्यात्मिक जो यात्रा है, असली यात्रा ये है, तो फिर क्या होगा, तो फिर जॉब का क्या होगा। अरे मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम
जॉब मत करो, ये परीक्षा मत करो। तुम अगर अध्यात्म में आगे बढ़ने लग गए तो आपकी तो बहुत शक्ति बढ़ जाएगी। जो भी आप काम कर रहे हो वो बहुत आसानी से हो जाएगा, सांसारिक काम। अगर एक्सपेक्टेशन निकाल दो, भविष्य की मत सोचो, उसमें एनर्जी खर्च होती फालतू में। कोई कोई लोग बोलते हैं अध्यात्म में वो लोग जाते हैं जो दुनिया में सफल नहीं हो पाते। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं अध्यात्म होता क्या है, जो ध्यान नहीं करते, इस रास्ते पे हैं ही नहीं, ये उनका ओपिनियन है। और वो डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग ही तो नहीं जाते अध्यात्म में। तो भाई अध्यात्म में जो जो लोग जाते हैं और उन्हें संसार में रहना पड़ रहा है विकट परिस्थितियों में, वो आसानी से रह लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। लेकिन वो सोचते नहीं है भविष्य के बारे में, उनको ट्रस्ट होता है सब ठीक होगा। अब जब आप सोचोगे नहीं भविष्य के बारे में तो आपकी शक्ति बची रहेगी। तो भाई अब इन बातों पे अमल करना। और अगर आप ध्यान नहीं करोगे, अब शक्ति कैसे बढ़ाएं? ध्यान का अभ्यास करो। मैं तो भाई यही बोलता हूँ अंत में, लाख दुखों की एक दवा। ध्यान का अभ्यास करो बिना एक्सपेक्टेशन के, भविष्य की मत सोचो, डोपामिन के लिए नहीं। ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, चाहे दर्द हो शरीर में, चाहे कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है। इतनी आसानी से ध्यान सीखना मुश्किल है, थोड़ा लगेगा आपको, एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा। जो लोग कहते हैं कि ध्यान में जी कोई एफर्ट नहीं होता, ये नहीं होता, वो तो थ्योरी है, उसके चक्कर में मत पड़ो, प्रैक्टिकल करो। थ्योरीज मैंने भी पढ़ी थोड़ी बहुत, पर असली बात है कि जब अनुभव होता है तभी पता चलता है। तो ध्यान का अभ्यास करो, और इसलिए नहीं कि परीक्षा में पास हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता, वो सोचो ही मत, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करो, कंपैशन का अभ्यास करो, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, अच्छा खाना खाओ, नेचुरल फूड, खूब एक्सरसाइज करो, कुछ सेवा का काम करो। कोई कह रहा है कि पैसे ही चाहिए सेवा के काम में भी। अरे भाई कहाँ पैसे चाहिए? कोई उदास है, आपने कुछ अच्छी अच्छी दो चार बातें बोल दी और वो खुश हो गया, ये सेवा है, सूक्ष्म लेवल की सेवा। किसी को आपने ध्यान सिखा दिया, कहाँ पैसा खर्च हो रहा आपका, ध्यान सिखा दिया, बहुत बड़ी बात है। तो किसी को आपने उसके कुछ प्रॉब्लम है शरीर में, आपने योगासन सिखा दिए उसको, क्या पैसा लगा आपका? कुछ भी नहीं। किसी को नुस्खा बता दिया कि जी खांसी है बहुत ज़्यादा, कि भाई शुद्ध शहद मिल जाएगा। यहाँ की शुद्ध शहद तो मिल जाता है हमारे इलाके में, कुछ लोग जंगल से लाते हैं, तो वेरी गुड। अब काली मिर्च का पाउडर बना दो और 1 चम्मच शहद में वो सोते समय ले लो। अब इसमें क्या पैसा लगा आपका? तो तो ये सेवा का कुछ काम करो, और फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार।